हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। और इस चैप्टर की इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ बायोमॉलिक्यूल। बायो वर्ड लिविंग और लाइफ के लिए यूज़ होता है, इसीलिए एक ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम में बनते हैं, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। या बायोमॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। दो चीज़ों में यूज़ हों, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ हों और उसकी बॉडी की मेंटेनेंस में यूज़ हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की मेंटेनेंस और उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ होने वाले मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यानी कि हमें दो चीज़ें पता चली कि मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस में और मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यूज़ होते हैं, क्या कहलाते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं सेल में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड एट्सेट्रा पढ़ने होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं सेल्स के, वो बेसिकली इनऑर्गेनिक आयन, मिनरल्स और वाटर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो कुछ विशेष एसेंशियल एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। प्लांट्स में इनका नंबर 17 होता है। यानी कि प्लांट्स में ऐसे एलिमेंट्स जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिनके बिना लिविंग सिस्टम स्टेबल नहीं रह सकता, उनका नंबर 17 होता है। यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स का नंबर वहाँ पर 17 होता है, जबकि एनिमल सेल में इनका नंबर कॉमनली 24 होता है। अब हमें एक बात याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की 96 से 98% पोर्शन जो होता है वो इन 6 एलिमेंट से मिलकर बना है। याद रखना है, चिनॉप्स, CHONPS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बल्क पार्ट, ऑलमोस्ट 98% पार्ट इन 6 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए वो है सेलुलर पूल। सेलुलर पूल का मतलब क्या है? कि पूल का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, जितने भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर, ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल, किसी भी सेल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? सेलुलर पूल। या सेलुलर पूल इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोमॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जितने प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और आयंस पाए जाते हैं सेल के अंदर। तो तीन चीजें याद रखनी है, बायोमॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और आयंस। किसी भी सेल में पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और सेल्स की जितने भी अमाउंट है, जितने भी डिफरेंट टाइप के हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलर पूल। और ये सेलुलर पूल को जो कॉन्स्टेंसी मेंटेन रहती है, यानी कि इसकी जो कॉन्स्टेंसी को मेंटेन रखने का काम होता है, वो किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे करती है? बाय द सेलेक्टिवली परमिबिलिटी, यानी कि अपनी सेलेक्टिव परमिबिलिटी की जो कैपेबिलिटी है इसकी, यानी कि जो इसको मेंटेन रखती है कॉन्स्टेंसी, वो अपने इस परमिबिलिटी का, सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेलेक्टिवली परमिबिलिटी के कारण ही वो उसको कांस्टेंट मेंटेन रखती है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि है क्या ये। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? अ मेम्ब्रेन विच अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स along with some selected solute molecules। या हम ये कह सकते हैं कि कुछ selected solute molecules को पास करती है, कुछ को पास नहीं करती, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होते हैं। यानी कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को पास होने देती है, वो क्या कहलाती है? सेलेक्टिवली परमेबल। और जो मेम्ब्रेन जिसको पास नहीं होने देती वो है PP। कैसे याद रखना है? P फॉर प्रोटीन, P फॉर पॉलीसैकेराइड्स। यानी कि ये पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स को
पास नहीं होते थे। यानी कि अब इसकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है, अ मेम्ब्रेन विच अलाउ द पैसेज ऑफ सम सेलेक्टेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को जो पास होने देती है वो क्या कहलाती है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैसे स्टडी कर पाते हैं। अगर हम एक लिविंग टिश्यू जैसे वेजिटेबल पीस या एक कोई भी लिविंग टिश्यू ले लें या लीवर सेल ले लें, लीवर का छोटा सा पार्ट ले लें, उसको अगर हम ग्राइंड करते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में एक मोटार और पेस्टल के हेल्प से, तो एक थिक स्लरी प्राप्त होती है, हमें एक थिक पेस्ट सा प्राप्त होता है। और जब हम इस पेस्ट को स्टीम करते हैं चीज़ क्लॉथ से या कॉटन से, तो हमें दो तरह की चीज़ें मिलती हैं या दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्या? एक फिल्ट्रेट जिसे हम एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, और दूसरा रेटेंटेट जिसे हम एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा फिल्ट्रेट जो एसिड सॉल्युबल है, एक ऐसा रेटेंटेट जो एसिड इनसॉल्युबल है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली कुछ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जैसे सबसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। और इस पूल में वो केमिकल्स पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट या मास 18 से 800 डाल्टन होता है, यानी कि 800 डाल्टन से कम होता है। जबकि इसमें वो केमिकल्स आते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है। इस पूल में साइटोप्लाज्म का वो कंपोजिशन पाया जाता है जिसमें ऑर्गेनील्स नहीं होते, यानी कि ऑर्गेनील्स के कंपाउंड नहीं होते, यानी कि साइटोसोलिक पार्ट होता है। तो साइटोप्लाज्मिक वो कंपोजिशन है जिसमें ऑर्गेनील्स का पार्ट नहीं होता, लेकिन इसमें वो मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो साइटोसोल के भी होते हैं और ऑर्गेनील्स के होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। इन्हें हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो फिल्ट्रेट में या एसिड सॉल्युबल फूल में 18 से 800 डाल्टन वाले मॉलिक्यूलर मॉस वाले सब्सटेंस आते हैं, इन्हें बायोमाइक्रोमोलिक्यूल या खाली माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। इसमें 10,000 और उससे ज़्यादा वाले आते हैं। इसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं ये माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसमें साइटोसोल प्लस ऑर्गेनील्स दोनों के कंपाउंड होते हैं, इसमें केवल साइटोसोल के कंपोनेंट होते हैं। एक डाल्टन की वैल्यू 1.661 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम और 1.661 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। अब जो लिपिड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 750 के आसपास, डाल्टन के आसपास होता है। तो वो कायदे में तो यहाँ आने चाहिए, लेकिन वो आते किस में है? यहाँ लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं, क्योंकि वो इसमें इनसॉल्युबल होते हैं, यहाँ नहीं होते। तो वास्तव में अगर उनको वेट के हिसाब से देखा जाएगा तो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जब वो प्राप्त होते हैं तो वो किस में प्राप्त होते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, इसलिए वो वहाँ मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ आते हैं। अब इसके बाद हमें दो चीज़ें और पढ़नी है कि वेट वेट क्या होता है, ड्राई वेट क्या होता है, ऐश क्या होते हैं, और मेटाबोलाइट प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू लेते हैं, जैसे अभी हमने वेजिटेबल लिया और लीवर का पीस लिया, तो अगर हम एक स्मॉल अमाउंट में कोई किसी भी लिविंग टिश्यूज को लेते हैं तो उसका जो वेट होता है उसे हम बोलते हैं वेट वेट। तो इसका जो वेट है
जो हमने टिश्यू इस समय लिया है, हमने एक वेजिटेबल पीस लिया, उसका जो हम उसको वे करेंगे, वो जो वेट है वो क्या होता है, उसका वेट वेट होता है। अगर हम इस टिश्यू को ड्राई करें, टिश्यू को क्या करें, ड्राई करें, अगर हम इस टिश्यू को ड्राई करें, देन वाटर एवोपोरेट्स, तो इसका वाटर जो है इवोपोरेट्स हो जाएगा, और अब इसका जो वेट होगा, नाउ द वेट ऑफ द टिश्यू, अब हम इसको क्या बोलेंगे, ड्राई वेट। इकोलॉजी में हम ज़्यादातर ड्राई वेट यूज़ करते हैं क्योंकि ये वेरिएशन शो नहीं करता, जबकि वेट वेट अकॉर्डिंग टू द सीजन वेरिएशन शो करता है। इसके बाद अगर हम इस टिश्यू को बर्न करें, व्हेन द टिश्यू इज बर्न्ड, अगर हमने टिश्यू को बर्न कर दिया तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में, जैसे CO2 में। तो कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन gaseous form like CO2, और जो वाटर है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन है वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या किसी और फॉर्म में निकल जाएंगे, लेकिन वाटर वेपर्स भी रिमूव हो जाएंगे, एंड वाटर वेपर्स आर रिमूव्ड। और अब जो इसके बाद अब बचेगा, जो रेमिनेंट होगा, अब हम उसको क्या बोलते हैं, ऐश। रेमिनेंट इज कॉल्ड ऐश। अब हम इसको क्या बोलते हैं, ऐश। और इस ऐश में मैनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा। तो दिस ऐश contains many inorganic elements like calcium, magnesium, etc. अब इसका मतलब तो हमें क्या समझ में आया कि अगर हमने कोई लिविंग टिश्यू लिया, चाहे वेजिटेबल ली, चाहे लीवर का पीस लिया, तो उसका उस समय का जो वेट होता है हम उसे क्या बोलते हैं, वेट वेट। लेकिन अगर हम उसको ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद उससे क्या होगा कि वाटर जो होगा एवोपोरेट हो जाएगा उसमें से, और वाटर के एवोपोरेट होने के बाद जो अब उसका वेट बचेगा टिश्यू का, अब उसे क्या बोलते हैं, ड्राई वेट। और ज़्यादातर यूज जो होता है इकोलॉजी में या किसी भी जगह पर वो ड्राई वेट ही यूज़ होता है। और जब हम इस टिश्यू को बर्न कर देंगे तो जो कार्बन कंपाउंड है वो गैसेस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जैसे CO2 के फॉर्म में, वाटर वेपर्स जो होंगे वो रिमूव्ड हो जाएंगे। और जो रेमिनेंट अब बचेगा उसे क्या बोलते हैं हम, ऐश। और ऐश में कितने होते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्योंकि कार्बन कंपाउंड तो यहाँ पर निकल गया, कार्बन तो निकल गया, अब क्या बचा, केवल इनऑर्गेनिक, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एटसेट्रा। इसके बाद अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि ऑल द टोटल सम केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल in which either larger molecules is broken down into smaller one or smaller molecule is broken down into smaller molecules form larger one। यानी कि वो सारी केमिकल रिएक्शन जो सेल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे में टूटें या छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा बनाते, सभी क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। तो यहां पर जो मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन क्या है, मेटाबोलाइट्स का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स produced by living
ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। ये मेटाबोलाइट्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब दोनों की डेफिनेशन में या दोनों में अंतर क्या है कि वो कंपाउंड जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली यूज होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, जबकि वो कंपाउंड्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्राइमरी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, किसी और पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल अमीनो एसिड्स, शुगर्स, क्लोरोफिल एटसेट्रा, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल पिगमेंट्स, एल्कलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल एटसेट्रा होते हैं। यानी कि तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राइमरी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूज होते हैं, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डायरेक्टली यूज होते हैं। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, किसी और पर्पस के लिए बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का अमीनो एसिड, शुगर, क्लोरोफिल एटसेट्रा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का पिगमेंट्स, एल्कलॉइड, एसेंशियल ऑयल एटसेट्रा।